हेलो एवरी वन ऑफ यू, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। कैपिटल गेन की लर्निंग में आपका अगेन स्वागत है। अब हम कैसे एग्जाम्शंस को कंटिन्यूशन में आज लेके जाएंगे। बहुत कुछ सीख लिया, आगे की बात करेंगे। हमने सीख लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने सीख लिया शॉर्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीसीडिंग सारे लेक्चर्स हैं सीक्वेंस में, उस तरीके से पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी कि भाई एकदम ये टॉपिक कहाँ से आ गया बीच में। आज हमारी एग्जाम्शन की बात हो रही है। एग्जाम्शन लास्ट मैंने सिखाया था आपको सेक्टिव एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, राइट। अभी 54F की बात है। 54 में क्या था और 50 और F में क्या है, कंपैरेटिवली समझें, क्योंकि सिमिलैरिटी है बहुत कुछ इन दोनों में, राइट। उसमें एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना था, इसमें भी खरीदना है। लेकिन उसमें एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए रेजिडेंशियल हाउस आप तब खरीद रहे थे जब आपने बेचा भी रेजिडेंशियल हाउस ही था, जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना। एग्जेम्पशन 54 में आपको रेजिडेंशियल हाउस को बेचने से जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसको बचाने के लिए दूसरा रेजिडेंशियल हाउस या तो खरीदना होता है या फिर बनवाना होता है। टाइम लिमिट का जो भी क्राइटेरिया था वो यहां पर भी फॉलो होगा। लेकिन यहां पर 54F में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब वो किससे हुआ है, जरूरी नहीं है कि रेजिडेंशियल हाउस से हुआ हो। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, बिजनेस एसेट्स हो सकती है, प्लांट मशीनरी हो सकती है, कोई भी कैपिटल एसेट जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं इसका नाम लिख दूं कि नॉन रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल हम इसको बोलते हैं। नॉन रेजिडेंशियल एसेट को खरीदने से, मतलब बेचने से, ट्रांसफर करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ उसको बचाने के लिए आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, और जो कैपिटल गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ट्रांसफर करने की डेट पर आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस जिसमें आप रह रहे हो उसके अलावा दूसरा हाउस नहीं होना चाहिए, राइट। ट्रांसफर करने की डेट पर आप जिस हाउस में रह रहे हो उसके अलावा दूसरा हाउस नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉन रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए आपको जो दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट, ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कब किया है, नॉन रेजिडेंशियल एसेट को आपने ट्रांसफर कब किया है। 54F हमें सिखाना है। ट्रांसफर की जो भी डेट है उसके पहले के 1 साल के अंदर अंदर या फिर बाद के 2 साल के अंदर अंदर दूसरा रेजिडेंशियल हाउस आपको या तो परचेज करना है, दूसरा रेजिडेंशियल हाउस आपको या तो परचेज करना है। दूसरे से मतलब जिसमें एक में रह रहे हो आप, उसके अलावा दूसरा परचेज कर सकते हो। अगर आप किराए के में रह रहे हो तो फिर पहला भी परचेज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको बचाने के लिए आप रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो ट्रांसफ़र की डेट से पहले के 1 साल के अंदर अंदर या बाद के 2 साल के अंदर अंदर, और अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो बाद के 3 साल के अंदर अंदर। क्लियर। तो एक तो डिफरेंस मैंने 54 का और 54F का ये बताया आपको कि वहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते थे, कैपिटल गेन होता था तो दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हुआ है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वो हो सकती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना था तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट के बराबर होना चाहिए था। वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको बचाना था तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट के बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो भी नेट सेल कंसिडरेशन आपके पास आया है
उस नॉन रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर जो सेल प्राइस आपके पास आया है, दैट यू हैव टू इन्वेस्ट। इन केस आप पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं तो पूरा कैपिटल गेन आपका जो लॉन्ग टर्म है वो बच जाएगा, सेव हो जाएगा, अनटैक्स्ड हो जाएगा। क्लियर? बट इन केस आप पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में, तो फिर हमारी जो एग्जेम्पशन है वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होगी, राइट? तो मैंने एक बात बताई आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका नए रेजिडेंशियल हाउस में जो आपने किया है वो ज़्यादा है या बराबर है नेट ट्रांसफ़र प्राइस से, ट्रांसफ़र या फिर सेल प्राइस से, तो फिर आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है नेट ट्रांसफ़र प्राइस या सेल कंसिडरेशन से, सेल कंसिडरेशन का आएगा जो भी आपकी नॉन रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसका, उससे आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो 54F की जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो प्रोपोर्शनेट मिलेगी। प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन शैल बी अवेल्ड। वो क्या होगी? वो होगी जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको डिवाइड करोगे आप नेट सेल कंसीडरेशन से और मल्टीप्लाई करोगे आप जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे। नया जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बनवाने में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? Few more things are to be added and those will remain as same as it was in case of 54, exemption 54. Like new residential house property so purchased should not be transferred within 3 years from the date of investment, otherwise exemption shall be cancelled, right? So this should be kept in mind. कम से कम 3 साल तक आपको नए हाउस में इन्वेस्टेड रहना, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ था दैट शैल बी अगेन टैक्सेबल। लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एवरीथिंग विद इन दिस एग्जेम्पशन। मिस्टर अमिताभ इज हियर, उन्होंने कुछ एसेट्स बेची प्रीवियस ईयर 19-20 में, ये प्रीवियस ईयर है, और पर्टिकुलर्स उनके ये हैं। अब इन्होंने ज्वेलरी, लैंड, गोल्ड, राइट, ये 3 चीज़ें बेची हैं। ज्वेलरी है, लैंड है, गोल्ड है। तो ज्वेलरी है, लैंड है, गोल्ड है, तीनों जो एसेट हैं वो नॉन रेजिडेंशियल एसेट हैं, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैं। तो इन तीनों का कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करो, और जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नेट सेल प्राइस के बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें से ये एक्सपेंस घटाकर जो नेट सेल प्राइस आएगा। चलिए करते हैं, जगह को बचाते हुए करेंगे कि साहब स्टेटमेंट हमारा बन जाए और पूरा काम भी हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। अब ये जो चार्ट बना हुआ है इसी सीक्वेंस में कर दूंगा मैं। फॉर द असेसमेंट ईयर हमारा 20-21, 2020 से 21। तो ये मैंने कॉलम बनाए हैं ज्वेलरी का, ये मैं बना देता हूँ ज़मीन का, लैंड का, ये मैं बना देता हूँ गोल्ड का, और ये मैं बना देता हूँ टोटल का। क्लियर? ये मैं बना देता हूँ टोटल का। अब देखिए नेट सेल, सबसे पहले तो ट्रांसफ़र प्राइस, इन एसेट्स को ट्रांसफ़र करने में आपके पास कितना आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ।
that is 9 lakh rupees in case of jewelry, and 50 lakh rupees in case of land, and 7.5 lakh rupees means 7 lakh 50,000 in case of gold. The total of which comes to 9 lakh 50 lakh, that is 59 lakh, 59 and 7 lakh 50,000, 66 lakh 59 9 और 7 16, 66 लाख 50,000, 66 लाख 50,000। ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेंसेस लेस करो। एक्सपेंसेस इसमें कोई है नहीं, एक्सपेंसेस का है कि सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। इसमें 50,000 रुपये खर्च हो गए आपके, इसमें कोई हुआ नहीं, तो टोटल 50,000 रुपये आप लेस कर दीजिए। तो जो आपका नेट सेल प्राइस आ रहा है दैट इज़ 90,000 इन केस ऑफ ज्वेलरी, 49 लाख 50,000 in case of land, and 7 lakh 50,000 in case of gold. Then it is in total 66 lakh. ये मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मैं बोल रहा हूँ आपको जो 66 लाख रुपीस का आपका है नेट सेल प्राइस, इन्वेस्टमेंट इसका होना है। जैसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हो जाता था, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना था तो आप उसी का इन्वेस्टमेंट कर देते थे, लेकिन अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट होना है ना वो नेट सेल प्राइस का होना है, और सेल प्राइस यहाँ पर कितना है 66 लाख रुपीस, राइट। इट इज़ टू बी इन्वेस्टेड। अब इसमें से मैं लेस करूँगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कैसे आएगी? ये 4,05,000 रुपये की खरीदी है मैंने 10 जून 2008 को, तो 4,05,000 रुपये की 10 जून 2008 को, इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद, 1 अप्रैल 2001 के बाद। तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में निकाल सकता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे ज्वेलरी की 4,50,000 सॉरी, और किस ईयर में खरीदी है मैंने ये 10th of June 2008। 10th of June 2008 का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर 2008 2009। इसके इंडेक्स देख लेता हूँ मैं, 137 है मेरे पास, और मल्टीप्लाई करूंगा उस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में मैंने ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने ट्रांसफ़र किस ईयर में किया है? ये 19-20 में बेची है, तो 19-20 का इंडेक्स मुझे याद रखना है स्टूडेंट्स। तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा पहली प्रॉपर्टी का आ गया, पहली एसेट से आ गया 8,54,343, राइट। एंड फॉर लैंड हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हियर इट इज 6,20,000, राइट, 6,20,000। So this has been purchased in the very year 15th of February 2006। तो 15th of February 2006 का क्या मतलब होता है? 2005-2006 which is after April 1 2001, right। तो April 1 2001 के बाद की एसेट में हम सीधे उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करते हैं जिस ईयर में उसको हमने खरीदा था। तो 6,20,000 डिवाइड बाय 5/6 का इंडेक्स, तो आई हैव द 5/6 का इंडेक्स दैट इज 117 मल्टीप्लाई बाय 289, व्हाट विल आई गेट? राइट। इसको देखिए ढंग से कैलकुलेट करना, नहीं तो ये परेशान करेगा आपको। और कैलकुलेटर क्योंकि आपको अलाउ कर दिया है तो उसका पूरा यूज करना। मल्टीप्लाई 289, 15,31,453, 15,31,453। नाउ लिसन, फॉर द थर्ड एसेट वी हैव गोल्ड। इसको खरीदा था हमने 2.5 लाख रुपए का। कब खरीदा था? 1 मार्च 2003। 1 मार्च 2003 का मतलब होता है अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, 2002-2003 है वो, राइट। उसमें जो इंडेक्स लगेगा 2002-2003 का लगेगा।
तो 2.5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और 2002-2003 का इंडेक्स मेरे सामने है 105, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से, दैट इज 289. कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी वेरीफाइड विद कैलकुलेशन. 2,50,000 डिवाइड 105 multiply with 289, we get 6,88,095. अब इन वैल्यूज को लेस करूंगा मैं और कैलकुलेट करूंगा कैपिटल गेन. 854, 343, एंड देन 1531, 453, 688,095. तो इन सब का टोटल मेरा टोटल कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, जिसको मैं वहाँ लेस कर सकता हूँ, अलग अलग भी निकाल सकते हो आप. माइनस 7,50,000. तो ये मेरा कैपिटल गेन आ गया 6,19,005, सॉरी 61,905. क्लियर. अभी 4,95,000, 49,50,000 माइनस 15,31,453. आई गेट 34,18,000, 34,18,547. And in case of jewelry it is 9 lakh minus 854, 343, 45,657. तीनों कैपिटल गेन एज ऐड कर लेता हूँ. 45,657, 34,185,47, 61,905. The total capital gain in this is 35,26,109. 35,26,109. Right? 35,26,109. This is what we have in total capital gain. ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इन तीनों का टोटल लगा के, that is not an issue. माइनस 66 लाख है ना वो, तो ये आ जाना चाहिए 30,73,891. right? And this is what the amount of total long term capital gain which we are supposed to save, जो हमें बचाना है. अब अगर ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची होती तो आप दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इतने के बराबर कर देते, 35 लाख के आसपास इतना, तो 54 की एग्जेम्पशन मिल जाती. लेकिन यहाँ पर हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो बेची नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है. ये ज्वेलरी है, लैंड है, गोल्ड है, ये सब प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस हैं जिनको बेचने पे हुआ है, तो ये 54F के लिए एप्लीकेबल है. लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आप रेजिडेंशियल हाउस खरीदने पर एग्जेम्पशन अगर आप 54 में ले चुके हो इस हाउस की, तो फिर 54F में नहीं ले सकते हो. ठीक है ना. डबल रिपीटेशन नहीं होता है एग्जेम्पशन में, दो जगह बेनिफिट नहीं मिलता. हो सकता है आप कहो कि साहब मैंने रेजिडेंशियल हाउस भी बेचा था और मुझे कैपिटल गेन हुआ, तो मैं एक बार तो 54 में ले लिया बेनिफिट, फिर मैंने और प्रॉपर्टी बेची है उससे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो मैं 54F में भी ले लूँ बेनिफिट, डबल नहीं मिलेगा. राइट. तो यहाँ पर कहानी ये है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो 54 में मिल गई, तो उस हाउस का आप यूज़ यहाँ नहीं कर सकते 54F में. यहाँ केस सिंपल है कि आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उसको बचाना आप चाहते हैं, और दूसरा रेजिडेंशियल हाउस या तो आप खरीद रहे हैं या फिर आप बनवा रहे हैं, तो 54F अवेलेबल है. लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको पूरा नेट सेल प्राइस इन्वेस्ट करना होगा. ठीक है. तो मेरा नेट सेल प्राइस कितने का है? 66 लाख का. और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने
रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया इंडिया में 20 फरवरी 2020 को। 20 फरवरी 2020 कौन सी क्राइटेरिया में आ रही है भाई? 19-20 में मैंने 19-20 के बीच में, अब ये तो मालूम नहीं है ये प्रॉपर्टियाँ कब बेची मैंने, बस इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि 19-20 में बेची, तो 19-20 में किस डेट पे बेची नहीं मालूम है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि बाद के 2 साल के अंदर अंदर मैंने खरीद ली दूसरा रेजिडेंशियल हाउस। बाद के 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया मैंने रेजिडेंशियल हाउस। अब ये जो रेजिडेंशियल हाउस मैंने खरीदा है वो कितने का खरीदा है मैं देखूँ? 50 लाख रुपए का खरीदा है। मेरा नेट सेल प्राइस कितना था? 66 लाख रुपीज़ का था। मेरा नेट सेल प्राइस, ट्रांसफर प्राइस 66 लाख का है और मैं खरीद कितने का रहा हूँ? 50 लाख का। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मैं कौन सी कंडीशन में फॉल हुआ? सेकंड में। मेरा इन्वेस्टमेंट है 50 लाख और मेरा जो नेट सेल कंसीडरेशन है दैट इज 66 लाख। तो ये कंडीशन सेकंड अप्लाई हो गई। तो कंडीशन सेकंड अप्लाई होने की वजह से अब मेरा ये फॉर्मूला इसमें प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन का लगेगा। अगर मैंने ये हाउस खरीदा होता 66 लाख या उससे ज़्यादा का तो मैं कंडीशन 1 में आ जाता। तो मेरी एंटायर जो कैपिटल गेन है 35 लाख 26,109 की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन इन दिस केस क्योंकि मैं कंडीशन सेकंड में आ रहा हूँ तो मेरा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, मेरे को प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन करनी होगी जिसका फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, राइट। तो देखिए लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F प्रोपोर्शनेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है मेरा? 35 लाख 26,109 डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन कितना है मेरा? 66 लाख रुपीज़ का, मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल गेन मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? 50 लाख का। अब ये मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जितना अमाउंट आएगा राइट दैट शैल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन। 35,26,109 divided by 66 lakh multiplied with 50 lakh, we receives 26,71,294. 26,71,295. 26,71,295. This is what the exemption we get. इसको आप डिडक्ट कर दो फ्रॉम 35,26,109 तो आपका ये अमाउंट आ जाता है 8,54,814। ये क्या है? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन गो विद द एग्जेम्पशन 54F। इन एसर्टेनमेंट के कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? ऑन द बेसिस कि आपने नेट ट्रांसफ़र प्राइस को इन्वेस्ट पूरा किया है तो पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी। नेट ट्रांसफ़र प्राइस या सेल प्राइस से कम इन्वेस्ट किया है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी और कैलकुलेट इस फॉर्मूले से होगी जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नेट सेल कंसिडरेशन से डिवाइड करोगे और इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन आपकी 54F में ही है क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? नेट ट्रांसफ़र प्राइस से। 54 में नहीं था वहाँ पर, या इससे पहले भी नहीं था, किसी में शायद नहीं था। उनमें हम लोग कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे, राइट। उतना करने से हमें एग्जेम्पशन मिल जाती थी। तो इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, न्यूमेरिकल करो। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि सारी एट वंस एक रिवीजन शॉट रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।